नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मौखिक अभ्यास के बाद हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे लिखित अभ्यास। तो आज हमारा जो पाठ चल रहा है त्रयोदश पाठः किशोराणाम मनोविज्ञानम, उसका हम लिखित अभ्यास करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा और अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा। ध्यान रखें कि पुस्तक आपके पास रहेगी तभी आप उसके सारे प्रश्नों के सही अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ध्यान रखें, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड किशोराणाम मनोविज्ञानम त्रयोदशः पाठः अभ्यासः लिखितः। ठीक है ना। तो लिखित अभ्यास है बेटा, तो आप लोगों को इसमें लिखना है। अभी मौखिक था तो केवल और केवल बोलना था, अब इसमें लिखित है तो आपको लिखने भी है। नोटबुक में आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके लिए, अब आपकी पुस्तक में जो दिया हुआ है आप उससे मैच करिएगा। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि अधोलिखिता नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। लिखा है ना। तो अधोलिखित का मतलब देखिए, मैं मौखिक अगर आप लोगों ने अभी देखा हो तो मौखिक में मैंने बताया है कि अधा का मतलब होता है नीचे, अधा का मतलब नीचे, और लिखिता नाम का मतलब होता है लिखे। ठीक, तो नीचे लिखे जो हमारे एक पदेन, नीचे लिखे हुए जो हमारे प्रश्न हैं, प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद से या एक पद के द्वारा, एक पद से या एक पद के द्वारा, उत्तरम माने उत्तर को, लिखत माने लिखो, एक पद से या एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। इसका अर्थ मैं आपसे ऐसे क्यों बता रहा हूं, देखिए। तो यहां पर देखा जाए अगर लिखिता नाम में तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है इसमें? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा है तो एक प्रश्न तो होगा नहीं, जब बहुवचन लगा है तो बहुत सारे प्रश्न होंगे। और एक पदेन की बात करें तो एक पद से, तो यहां पदेन जो लगा हुआ है तो आप इसमें आप लोगों ने फल के रूप देखे होंगे, फलम, फलम, फलेन। ज्यादा नहीं बताऊंगा, यहीं तक ही बताऊंगा। फलेन ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है और ये तृतीय विभक्ति है। ठीक, इसी प्रकार से हमारी 7-8 विभक्तियां साथ चलती हैं, संबोधन को मिलाकर के 8 हो जाती हैं। ठीक, तो यहां पर अगर पद के रूप लगाए जाएं तो पदः, पदम, पदम, पदेन। देखें कहां पर आया है पदेन, यहां पर लिखा है ना पदेन, एक को हटा दो, यहां पर ये पदेन लिखा है, वहां पर भी पदेन लिखा है। तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है और तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा, ये दो चिन्ह हमारे होते हैं। से आप तो इसका अर्थ निकाल सके एक पद से या एक पद के द्वारा, उत्तरम माने उत्तर को, द्वितीय विभक्ति लगी ना, तो यहां पर जैसे पदम वैसे ही उत्तरम, तो ये द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को। तो एक पद के द्वारा, उत्तरम माने उत्तर को, लिखत माने लिखो। अब ये लिखत जो लिखा हुआ है ये लोट लकार है। क्या है बेटा? ये लोट लकार है और मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष। लोट लकार मध्यम पुरुष का यहां पर प्रयोग किया गया है और ये बहुवचनांत पद है। क्या है? ये बहुवचनांत पद है, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोगों को आदेश दिया जाए, लोट लकार आज्ञावाचक है, आज्ञार्थक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक, क्योंकि लकारों का अर्थ तत्काल परिवर्तन होता है। लकार आप लोगों को पता है, देखिए वैसे तो 10 लकार होते हैं लेकिन मुख्यतः हम लोगों को लकारों का ज्ञान होना चाहिए। लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग, और विधिलिंग, विधिलिंग, इतने लोटों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इतने लकार अगर पता है तो इनसे हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले लट की बात करें तो ये वर्तमान है, वर्तमान काल। ये बात करें हम तो ये हमारा भविष्य काल है, भविष्य काल, भविष्य। और ये बात करें हम तो भूतकाल, भूतकाल। और ये हमारा है आज्ञार्थक, आज्ञार्थक, और ये हमारा है चाहिए के अर्थ में।
जैसे मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, इसका अर्थ ये वाले हमारा ये लकार देता है। इतने लकारों, कम से कम 5 लकारों का हमें ज्ञान पूर्णतः होना चाहिए, परस्मैपद पद में भी और आत्मनेपद में। ठीक, तो ये जो हमारा है, ये हमारा जो लगा हुआ है, ये इसका लकार का मध्यम पुरुष लगा हुआ है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। बात करूं मैं आगे अगला जो प्रश्न है हमारा उसमें दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत अब बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि जीवने प्रकृते नियमः कः, जीवने प्रकृते नियमः कः। ठीक, जीवन में, अब देखें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। जैसे आप लोग देखेंगे फल के रूप, तो फलम, फलम, फलेन, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले। ये आपने फल के रूप देखिए, नपुंसक लिंग की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में ये देख लें आप, जीवने, जीवने, बाकी आपको मैच करना है। कैसे होगा? जीवनम, जीवनम, जीवनेन, जीवनाय, जीवनात्, जीवनस, जीवने। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है जीवने, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह जो होता है, कारक चिन्ह होता है, वो होता है आपका कौन सा बेटा? ये होता है आपका मैं या पर। 2 चिन्ह होते हैं, 2 में से आप किसी एक को ले सकते हैं। ठीक, तो जीवन में या जीवन पर, ठीक है ना, ये उन्होंने बतलाया, जीवन में या जीवन पर। प्रकृतेः, तो प्रकृतेः मूल शब्द तो आपकी प्रकृति होती है। मूल शब्द क्या होती है? प्रकृति। इसी से आपके रूप चलते हैं। तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनता है, षष्ठी और पंचमी में बनता है प्रकृतेः, प्रकृतेः। तो वो कह रहे हैं जीवन में प्रकृति का नियम क्या है। ठीक है ना, नियमा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन और कहा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा आप। तो इन्होंने कहा है कि नियमः, देखें नियमः में प्रथमा का एक वचन, कहा जो लगा हुआ है ये सर्वनाम रूप है, तो इसके रूप भी चलते हैं। कैसे? कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस, कस्मिन, कस्मिन। ठीक, तो यहां पर जो का लगा है, देखो प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है। अब यहां पर वो कह रहा है जीवन में प्रकृति का क्या नियम है, जीवन में प्रकृति का नियम क्या है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति कैसी होती है? स्थिर है क्या? प्रकृति स्थिर नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति का शरीर, जो बॉडी होती है, ये बॉडी स्थिर नहीं है। जन्म लेता है बच्चा तब छोटा होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो हाथ, पैर, सिर और सारा पूरा शरीर उसका धीरे धीरे बढ़ता है, परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से प्रकृति भी, हमारी प्रकृति का नियम भी क्या है? परिवर्तनम। प्रकृति का नियम क्या है बेटा? परिवर्तनम। हमेशा हमारी प्रकृति क्या रहती है? परिवर्तनशील रहती है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, और कभी शीतलता, कभी उष्णता, इस प्रकार से परिवर्तन रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और बारिश कभी कभी इतनी आ जाती है कि बाढ़, भूकंप आदि इत्यादि आने लगते हैं। तो परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है कि इतनी ही वर्षा होगी, इतनी ही सर्दी होगी, इतनी ही गर्मी होगी, कोई नियम इसका नहीं है। जैसा परिवर्तन होता है प्रकृति का, वैसे ही परिवर्तन होता रहता है निरंतर। तो जीवन में प्रकृति का नियम क्या है? परिवर्तन। आंसर में क्या हो जाएगा? एक पद के द्वारा आंसर देना है, इसीलिए सीधे सीधे आंसर होगा परिवर्तनम। आगे चले, अगला प्रश्न दिया हुआ है स्वच्छंदता कुत्र पदम धारयति। जो स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता का मतलब होता है मन में स्वच्छ विचार। स्वच्छंदता का मतलब क्या है? स्वच्छ, अच्छी, पवित्र। और ये कब होता है? कुत्र माने कब, कहां, ठीक है ना। तो स्वच्छंदता कुत्र पदम धारयति, जो पद है, स्वच्छंदता का पद है, वो हमारे जीवन में कब धारण होता है,
कब धारण करती है। ठीक, तो आप यहां से पहले देखें, स्वच्छंदता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और जो यहां पर कुत्र है ये हमारा स्थानवाची बता रहा है। ठीक, स्थानवाची और समयवाची में बता रहा है। पदम माने पद को, धार्यति माने धारण करती है, धार्यति, धार्यतः, धार्यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, धार्यति, धार्यता, धार्यन्ति, धार्यन्ति दिया हुआ है। ठीक, अब कुत्र धार्यन्ति, तो देखिए बचपन में तो स्वच्छंदता आती नहीं है, मन में बहुत स्वच्छ विचार आती नहीं है। फिर इसके बाद हमारी बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था में भी नहीं होती है। लेकिन स्वच्छ विचार और सोच समझने की क्षमता हमारी कब आ जाती है? मन में आ जाती है, युवावस्था के समय, मान से। ठीक, तो जो स्वच्छंदता के मन विचार हैं वो कहां पर आते हैं? मन में धारण होते हैं, मान से, ध्यान रखिएगा। और मन हमारा पवित्र कब हो जाता है? युवावस्था में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो हमारी कुमार अवस्था है, जिसे हम किशोर अवस्था के रूप में जानते हैं, ठीक, 11 से 15 साल में, इस समय हमारा मन बहुत विचलित रहता है। उस समय हम अच्छे और बुरे का पहचान कर नहीं पाते हैं कि क्या है, बस ये होता है कि हमें करना। बस इतना ध्यान दिमाग में रखना है कि जो किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था में केवल और केवल हम ये जानते हैं कि हमको ये कार्य करना है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका हल क्या होगा, इससे बाद में हमें क्या इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, ये विचार हमारा खो देता है। और युवा अवस्था में हम सही डिसीजन ले पाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिए, अगर उसको सही समय पर बता दिया जाए तो आप किशोर अवस्था में भी इसका डिसीजन ले सकते हैं। अगला दिया हुआ है, किशोरेषु कस्य परिशोधनम आवश्यकम भवति। किशोरों में, किशोरेषु लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये देखें, किशोरेषु, किशोरेषु में सप्तमी विभक्ति, जैसे रामेषु बनता है हमारा बहुवचनांत में, सप्तमी बहुवचन में बनता है रामेषु, फलेषु, बालकेषु बनता है ना, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है। वैसे ही बना हुआ है किशोरेषु, बना हुआ है कि नहीं? तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लगा, तो किशोरों में, एक किशोर की बात नहीं कर रहे, सभी किशोर और किशोरियों की बात कर रहे हैं, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो बालक हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, और चाहे वो पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, सबकी बात कर रहे हैं। तो किशोरों में, और जो 11 से 15 साल की उम्र के हैं उनकी बात हो रही है। ठीक, तो किशोरों में कस्य माने किसका, परिशोधनम माने परिशोधन, आवश्यकम भवति आवश्यक होता है। ठीक, किशोरों में किसका परिशोधन आवश्यक होता है? अब जो होता है तो भू धातु लगी हुई है, ठीक है ना। परिशोधनम माने परिशोधन करना, उस पर जांच परख करना, उसका निष्कर्ष निकालना। आवश्यकम माने आवश्यक रूप से, और भवति में भू धातु से पहले बनेगा भाव, भू से बनेगा भाव, और भाव के चलेंगे रूप तो बनेगा भवति, भवतः, भवंती। ये आपके ऐसे रूप चल जाएंगे, चल जाएंगे कि नहीं? भवति, भवतः, भवंती। किशोरों में किसका परिशोधन आवश्यक होता है? बताएं जल्दी से। आप लोगों ने पूरे पाठ को पढ़ लिया है, दिवा स्वप्नस, ठीक है ना। अर्थात किशोरों में जो दिवा स्वप्न है वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? आकाश कुसुमस्व, आकाश के फूल के समान। जैसे हम सोचें कि बादलों में फूल उगते हैं, तो यह असंभव है। ठीक, किशोरों में परिशोधनम, किशोर अवस्था में उनको सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो दिन के सपने के समान होती है। ठीक, दिन में जो सपने आते हैं और जो सही नहीं होते हैं, जो सही नहीं माने जाते हैं, उन सपनों को हम दिवा स्वप्न कहते हैं, और किशोरों में अक्सर ये होता है। ठीक है ना, बहुत लंबे लंबे ख्वाब सोचते हैं, लेकिन उस समय उन लोगों को सोचने की, समझने की और सही डिसीजन लेने की क्षमता कम होती है। उनको बतलाया जाता है कि ये आपके लिए मार्ग सही होगा, ये आपके लिए और अनिष्टकारी होगा। ठीक है, इसके बाद अगला दिया हुआ है प्रश्न, दूरतः अपि दृश्यमानः लक्ष्यैक्य लभ्यते। दूरतः भी अपि दृश्यमानम लक्ष्यम कैः लभ्यते। सबसे पहले तो ये जाने, दूरता में आपका लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का, ठीक है ना, बहुवचन प्रथमा। दूरी की बात कर रहे हैं, दूर की, दूर भी, बहुत दूर।
दूर, अपि माने भी, दृश्यमान माने देखने वाला, ठीक, और लक्ष्यम माने लक्ष्य को, कई ही, तो कई रूप जो बना हुआ है तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद है। कैसे? के कान कई ही, के कान कई ही, केभ्यः केसाम केसु। क्या लगा हुआ है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन, ये बहुवचनांत पद है पूरे, ठीक। कई, लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते, ये भी हमारा कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है लभ्यते। इसमें लभ धातु, कौन सी धातु है? लभ धातु है। इससे बनेगा हमारा लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते लभ्यन्ते, ठीक। तो ये आपका एक वचन का रूप लगा हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे उन्होंने कहा है कि हमें दूर की चीजों के लिए क्या है? शालिनी, शालिनी। देखिए, अपि भी दृश्यमानम लक्ष्यम शालिनी है लभ्यते, हमें शालीनता से दूर की चीजों को देखना चाहिए और हमें उस पर विचार करना चाहिए, वर्तमान को सुरक्षित रखना चाहिए। श्रेष्ठ काल, श्रेष्ठः कालः कः अस्ति। अब यहां पर देखें, श्रेष्ठ माने उत्तम, श्रेष्ठ माने अच्छा, श्रेष्ठ माने महत्वपूर्ण, ठीक। तो महत्वपूर्ण, कालः माने समय, काल माने समय, और कह माने क्या, अस्ति माने है, अर्थात श्रेष्ठ या उत्तम समय हमारे लिए कौन सा होता है? तो वर्तमान, वर्तमानम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान समय जो होता है, हमें अगर अपने वर्तमान को हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप सही हो जाता है। वर्तमान दृष्टि से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में अगर हम कोई कार्य पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हमारा वर्तमान में सही नहीं है तो भविष्य में उसका परिणाम हमको, उसका निष्कर्ष, उसका हमें हल अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें वर्तमान समय में ही किए गए कार्य को सुदृढ़ और अच्छे तरीके से करना चाहिए। वर्तमान हमारा सही हो गया तो भविष्य हमारा अपने आप सही हो जाता है, ठीक। समझ में आ गया बेटा? इसका आंसर आपका होगा वर्तमान। प्रश्न क्रमांक दूसरा, अभी हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 के सारे प्रश्नों को हल किया है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि निम्नलिखिता नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। निम्नलिखिता नाम मतलब निम्नलिखित, नीचे लिखे जो हमारे निम्नलिखित हैं, उन्हें लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्यन माने पूर्ण वाक्य के द्वारा, यहां पर वाक्यन मैंने अभी इसके पहले बताया था पदेन, यहां वाक्यन लिखा हुआ है, तो तृतीय विभक्ति का ही रूप लगा हुआ है वाक्यन, वाक्यन, ठीक। तो ये तृतीय विभक्ति का रूप है, तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक, जिसका यहां चिन्ह होगा से या के द्वारा, ठीक। तो यहां पर जैसे उसमें पदेन और यहां वाक्यन, समझ में आ गया? तो पूर्ण वाक्यन उत्तरम माने उत्तर को, लिखत माने लिखो। अब ये भी हमारा लोट लकार है, जैसे वहां बदत बोल लिखा था ना लिखत, तो यहां पर भी लिखत। ये लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उत्तरम में द्वितीय विभक्ति लगी है। तो नीचे लिखे हुए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना। अभी एक पद के द्वारा उत्तर दे रहे थे, अब पूर्ण वाक्य के द्वारा देना, मतलब हमें इसका आंसर पूरा लिखना होगा। अभी केवल एक शब्द में हमारा आंसर हो जाता था, अब एक शब्द में काम नहीं चलेगा, हमें पूरे सारे शब्दों को लिखना होगा। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कृष्ण गीतायाम केन रूपेण अवस्थात्रयम निर्दिश्यति। कृष्ण गीतायाम, जो कृष्ण ने गीता में किससे, किसके रूपों से, किन के रूपों से, अवस्था मतलब अवस्थाओं की 3 निर्देशति बतलाई हैं। 3 अवस्था के बारे में, कौन कौन सी जो हमारी अवस्थाएं हैं जिनके बारे में कृष्ण ने गीता में क्या किया है, वर्णन किया है। तो केन में तृतीया विभक्ति, गीतायाम में सप्तमी विभक्ति, कृष्ण में प्रथमा विभक्ति, रूपेण में तृतीया विभक्ति, अवस्था प्रथमा, त्रयम प्रथमा, निर्दिश्यति निर्दिश्यतः निर्दिश्यन्ति। तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, ठीक। अब यहां पर बात करते हैं कि जो यहां कृष्ण ने
तो प्रथमा विभक्ति लगी इसलिए ने आ गया है यहां। कृष्ण ने, गीतायाम में सप्तमी विभक्ति तो में आ गया है। कृष्ण ने गीता में केन, अब जो केन लगा हुआ है ये तृतीया विभक्ति का लगा हुआ है। कहा, कम, केन, ठीक है। और रूपेण में भी तृतीया विभक्ति, रूपेण तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक, समझ में आ गया बेटा। तो कृष्ण में गीता में कृष्ण ने 3 अवस्थाओं के बारे में बतलाया है। ठीक है, ये देखें, कृष्ण गीतायाम कौमार यौवनम जरा इति रूपेण अवस्थात्रयम निर्देशति। कुमार अवस्था माने किशोर अवस्था, और यौवन माने युवा अवस्था, और जरा माने बुढ़ापा। 3 अवस्थाओं के बारे में कृष्ण ने गीता में बतलाया है। अब 3 अवस्थाएं, कुमार अवस्था, बाल्य अवस्था की चर्चा उन्होंने नहीं की है। बाल्य अवस्था बचपन की सबकी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा सा समझदार होता है जो कुमार अवस्था कहलाती है। कुमार अवस्था के आधार पर ही उन्होंने ये बतलाया है जिसे हम किशोर अवस्था के रूप में जानते हैं। कुमार अवस्था को ही किशोर अवस्था कहते हैं। यौवन का मतलब युवा अवस्था, और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। मतलब 3 अवस्थाएं, कुमार, यौवन और जरा के बारे में कृष्ण ने गीता में निर्देश दिए हैं। समझ में आ गया बेटा। अवस्था त्रयम माने 3 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बतलाया है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, उच्च विद्यालय अधियाना के भवंती। उच्च विद्यालय में अधियान कौन होते हैं? ठीक है ना। तो उच्च विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अधियाना में लगा हुआ है हमारा प्रथमा का बहुवचन, और के में भी प्रथमा का, कहा, कौ, के प्रथमा का बहुवचन। भवंती में भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप लगा हुआ है। भवति, भवतः, भवंती, भवति, भवतः, भवंती, ये रूप दिया हुआ है। ठीक है बेटा, चलें आगे देखेंगे। अब यहां पर उन्होंने आंसर जो बतलाया है, देखें, उच्च विद्यालय अधियाना के भवंती, तो कौन अध्ययन करता है, कौन किसके अधीन होता है उच्च विद्यालय, देखें। और उन्होंने किशोरों को, किशोरी और किशोरों के अधीन होता है। देखें, उच्च विद्यालय अधियाना किशोराः किशोर्यः च भवन्ति। ठीक, अब किशोर्यश्च, अब ये जो प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, किशोर का प्रथमा का बहुवचन, और किशोरी का बहुवचन ये लगा हुआ है प्रथमा का, किशोर्यः। ठीक, किशोर्यः ये बनेगा आपका किशोराः, किशोराः कैसे बना है, जैसे बनता है रामा। क्या बनता है? रामा। आपने देखा होगा कि नद्यः, नद्यः बनता है बहुवचन में, नदी के रूप है ना, तो ये चलेगा किशोरी का किशोर्यः, किशोर्यः, ये आपका बहुवचनांत रूप लगा है। ये दोनों प्रथमा के बहुवचन है। ठीक, ये नद्याः प्रथमा का बहुवचन, रामाः प्रथमा का बहुवचन, किशोराः प्रथमा का बहुवचन, किशोर्याः प्रथमा का बहुवचन। ठीक, तो उन्होंने कहा उच्च विद्यालय में अधियानाः किशोराः किशोर्यश्च भवन्ति। ठीक, अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना है कि पूरा उच्च विद्यालय जो हमारा होता है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये किसके अधीन होता है? हमारा किशोरी, और कौन कौन सीखते हैं इसमें? किशोरी और किशोर, लड़का और लड़कियां दोनों इसमें सीखते हैं, दोनों इसमें होते हैं। ठीक, चले आगे देखें। गा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। गा नंबर में है शिक्षकाः अभिभावकाश्च कस्मिन् विषये दत्यावधाना न भवन्ति। ठीक, शिक्षकाः, शिक्षकाः का मतलब शिक्षक, शिक्षकाः का मतलब शिक्षक, और अभिभावकश्च, अभिभावकाश्च का मतलब होता है अभिभावक, पेरेंट्स। ठीक, उन्होंने कहा शिक्षक और अभिभावक दोनों, कस्मिन माने किस विषय पर, किस विषय पर या किस विषय में, दत्तावधाना न भवन्ति, सावधान नहीं होते हैं। किस विषय में सावधान नहीं होते हैं? जो अपने बालक और बालिकाओं को ये ज्ञान नहीं देते। किस विषय में? देखिए, आपने अगर पाठ पढ़ा हो तो उनको उस समय पर इस विषय पर पेरेंट्स बात नहीं करते हैं। जब 11 से 15 साल में बच्चे बिगड़ने की चर्चा उसमें होते हैं, उस समय उसमें माता और पिता इस पर नहीं बतलाते हैं। देखें, शिक्षकाः अभिभावकाश्च किशोराणाम किशोरीणाम च शारीरिको
मनोवैज्ञानिकश्चेति विषये दत्तावधाना न भवन्ति। जो मनोवैज्ञानिक है, जो शारीरिक मनोविज्ञान है, उस शारीरिक मनोविज्ञान के रूप में वो यहां पर बताना नहीं चाहते हैं। मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी अर्थात जो उनका विकार होता है, जो उनके अंदर विकार उत्पन्न होते हैं 11 से 15 साल में, आकर्षण की क्षमता बढ़ती है एक दूसरे में। ये अभी जैसे चल रहा है बहुत ज्यादा, बोले प्रेम प्रसंग होना, लव होना, एक दूसरे से मोहब्बत होना, प्यार होना। तो मैं आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूं। देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षक और अभिभावक इस पे चर्चा नहीं करते हैं बच्चों के सामने। इसलिए नहीं करते हैं कि चलो बच्चों से क्या इस बात पे चर्चा की जाए, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर बच्चों को सही समय पर इसकी सीख दे दी जाए कि बेटा ये कार्य करने से ये इसका परिणाम मिलता है, तो बच्चा फिर कभी नहीं करेगा, क्योंकि दुष्परिणाम के लिए सबको ही भय खाता है। और बच्चों को 11 से 15 साल की उम्र में ये बतला देना चाहिए कि ये कार्य करने से इसका परिणाम ये होता है। और आकर्षण की क्षमता इस समय तीव्र होती है बालक और बालिकाओं में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत जल्दी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और केवल लड़का लड़की के प्रति आकर्षण का केंद्र यहां काम नहीं कर रहा है। यहां केवल और केवल बात चल रही है उनकी जिज्ञासाओं पर, अर्थात उनके अंदर जो इच्छा होती है प्राप्त करने की, चाहने की, वो इच्छा यहां पर तीव्र प्रवृत्ति से बढ़ती है। क्योंकि दूसरी अवस्था में साइकोलॉजी कहती है कि 11 से 15 साल की जो अवस्था होती है वह तूफानी अवस्था होती है। इस समय ना तो उनको कोई चीज सुनाई देती है, ना कुछ समझ में आता है। अगर माता पिता उसको रोकते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए गलत कर रहे हैं। शिक्षक अगर प्रताड़ित करता है, मारता है, डांटता है, उसको उस मार्ग पर जाने से रोकता है, तो वो शिक्षक से भी मनमुटाव कर सकता है बालक बालिका। इसलिए क्योंकि उनके अंदर केवल और केवल काम आसक्ति जाग रही है। उस समय उनका शरीर परिवर्तन की ओर होता है, बहुत तीव्र गति से प्रत्येक अंग उनका बढ़ता है, चाहे वो आंतरिक अंग हो और चाहे वो बाह्य अंग हो, सारे अंगों में परिवर्तन होता है उस समय बालकों के। तो बालक उस समय कुछ भी सोच समझने की क्षमता को भूल जाता है और जो उसको सामने दिखाई देता है उसी को वो सही मान बैठता है। इसीलिए अभिभावक और शिक्षक के बीच में मध्य में उनकी एक बीच में बैठक होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए कि हमें अपने छात्रों को ये सारी चीजें जानकारी देना है। अगर उनको सही समय पर इन चीजों की जानकारी दे दी जाए कि बेटा एक दूसरे के प्रति अगर आकर्षण करोगे, एक दूसरे से अगर, तो इसमें पढ़ाई में आपका व्यवधान होगा। आप अगर कोई अनावश्यक चीज के प्रति भागोगे तो आपका यहां पर आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें बच्चों को बतानी चाहिए। वो यहीं पर ये प्रश्न ही यही कह रहा है कि शिक्षिका अभिभावकस्य कस्मिन् विषये दत्तावधाना न भवन्ति। शिक्षक और अभिभावक किस विषय में छात्रों को दत्तावधान माने अवगत नहीं कराते हैं, जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे शिक्षिका में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है और अभिभावका में भी प्रथमा का बहुवचन लगा है। कस्मिन जो लगा हुआ है, कह कम केन कस्मै कस्मात कस्य, कस्मिन लगा हुआ है तो ये सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का एक वचन। विषय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, दत्तावधाना में प्रथमा का बहुवचन, न माने नहीं और भवंती माने होते हैं। भू धातु से भाव से बनता है, भवति भवतः भवंती, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। अब यहां देखें इसके आंसर में उन्होंने कहा शिक्षिका अभिभावकश्च किशोराणाम किशोरीणाम, अर्थात बालक और बालिकाओं दोनों की बात कर रहे हैं। बालक और बालिकाओं को शारीरिक मनोविज्ञान, शरीर जो उनका बढ़ता है, डेवलप होता है, उनमें परिवर्तन आता है, शरीर के मनोविज्ञान के बारे में उस विषय में उनको क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि बेटा अब तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है, शरीर के साथ साथ तुम्हारे मन के विकार भी बढ़ेंगे, मन में तुम्हारी अलग अलग प्रकार की भावनाएं आएंगी, तो इनसे सावधान रहना। शिक्षक का कर्तव्य भी है बालकों को बताना और अभिभावक का कर्तव्य भी है बताना। इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम बच्चों से ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगला प्रश्न है, जरा देखिएगा, देखें अगले प्रश्न में, के स्वामित्राणि विकृतानि कुर्वन्ति। के माने किसको, के माने किसने, ठीक, और स्व माने अपने, मित्राणि माने मित्रों को, मित्रों ने, विकृतानि माने बहुत सारे विकार परिवर्तन, कुर्वन्ति माने होते हैं। ठीक है, कौन अच्छे घर,
देखिए उन्होंने कहा कि जैसे छात्र छात्रा एक साथ रहते हैं तो ये विकार जब आते हैं तो ये अपने मित्रों की उसमें परिवर्तन में भी मित्रों को भी बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर वही उन्होंने कहा है कि संपन्न परिवार के व्यक्ति होते हैं जिनके पास सारी चीजें सुख सुविधाएं होती हैं, वह पढ़ने वाले थोड़े मध्यम वर्ग के लोगों को या निम्न वर्ग के लोगों को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनकी लत बिगाड़ देते हैं, उनकी आदतें बुरी कर देते हैं। कि माने कौन? तो संपन्न परिवारे पालिता, जो संपन्न परिवार में पले हुए किशोराह माने किशोर बच्चे होते हैं, वो स्वामित्राणी माने अपने मित्रों से, विकृतानी माने बिगाड़ देते हैं, कुर्वंती माने करते हैं, उनमें विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो के लगा हुआ है रूप आपका कहाँ का? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन की। कहाँ का रूप लगा है? प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत पद रूप लगा हुआ है। स्वमित्राणी में भी प्रथमा का, स्व माने स्वयं के, मित्राणी मित्रम मित्रे मित्राणी, प्रथमा का बहुवचन लगा है। विकृतम विकृते विकृतानि, ये भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। और कुर्वती कुर्वतः कुर्वन्ति, ठीक, तो ये भी हमारा लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। फिर इसके बाद दिया हुआ है संपन्न परिवारे, परिवारे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पालिता में प्रथमा का बहुवचन, किशोरा में भी प्रथमा का बहुवचन, स्वामित्राणी में प्रथमा का बहुवचन, विकृतानी में प्रथमा का बहुवचन और कुर्वंती में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप लगा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कथम स्वाभिलाषस्य पूर्णम श्रेया, ठीक, कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति श्रेयस्कर होती है। कैसे हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जो हमारे सुलभ साधन हमारे परिवार में उपलब्ध हैं, जो परिवार में हमें हमारे माता पिता हमको देते हैं, उसके अनुकूल ही हमें कार्य करते जाना चाहिए और उनका परिणाम अपनी इच्छाओं को देखो। समाजे सुलभानाम साधनानाम उपयोगेन स्वाभिलाषस्य पूर्णम श्रेयः, श्रेयस्कर है। अगर समाज में सुलभ साधन, जो आपके सरल साधन समाज में दिए हुए हैं, तो उन्हीं साधनों को हमें अपना करके अपने जीवन में उपयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, तभी आप श्रेयस्कर हैं। और ऐसा नहीं कि आप कुंठापन अपना करके, मूर्खतापन अपना करके और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको इच्छा है कि मुझे बहुत धनवान बनना है, ठीक है ना, तो आप पढ़ लिख करके धनवान बनेंगे तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा अलग होगी। लेकिन अगर आप कहीं चोरी डकैती कार्य करके अगर आप धनवान बनते हैं तो सब लोग आपको क्या करेंगे? निंदा करेंगे कि आपने कहीं से मेहनत से पैसा नहीं कमाया है और आज जो इस पदवी पर है, बोले ये दुष्टों को या अनर्थों को करके, अनर्थ कार्य करके आपने ये प्राप्त किया है। तो वही उन्होंने कहा कि परिश्रम करने के बाद जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं वही श्रेयस्कर होता है, ठीक, ध्यान देंगे। तो कथम माने कैसे, और स्व अभिलाषस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, श्रेया में प्रथमा का एक वचन, समाजे में सप्तमी का एक वचन, सुलभा नाम में षष्ठी का बहुवचन, साधना नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, उपयोगेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। स्व अभिलाषस्य, स्व प्लस अभिलाषस्य में दीर्घ संधि भी है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन में पूर्णम श्रेया, ठीक है। आगे अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है लक्ष्यम प्राप्तुम किम कर्तव्यम, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका अर्थ यही है, लक्ष्यम लक्ष्य को, तो द्वितीय विभक्ति, प्राप्तुम में प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु है और यहां तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा है? यहां तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्राप्त कर रहे, आप प्राप्त, आप धातु है चाहे, ठीक है ना, प्राप्त करने के अर्थ में किम माने क्या, कर्तव्यम, कर्तव्यम में यहां तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, क्री धातु है, ठीक, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्यम, ऐसे रूप बनता है, कर्तव्य कर्तव्याः कर्तव्यम, ऐसे रूप दिए हुए, ठीक। तो यहां कर्तव्यम लगा हुआ है, ये इस नपुंसकवाची रूप है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे दिया हुआ है, इसका आंसर देखें, लक्ष्यम प्राप्तुम महताम जनानाम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महताम माने श्रेष्ठ जन या महान, जनानाम माने लोगों की, जीवन चरितस्य माने जीवन चरित्र का, अनुशीलन माने अनुसरण, अनुसरण और उनका अनुगमन करना, कर्तव्यम माने हमारा परम कर्तव्य होता है, उनके हमें उनका अनुशील होना चाहिए, उनके आचरणों पे चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। महान पुरुषों की जीवन, जैसे हमारे महान पुरुष हैं, महाराणा प्रताप की बात करें, जैसे हमारे बात करते हैं हम,
चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, ठीक है ना, भगत सिंह की बात करें, महान पुरुष हैं, बहुत से हमारे कविवर हैं, जैसे कालिदास हैं, भर्तृहरि है, तो ये हमारे महापुरुष हैं, महान लेखकों में इनकी गिनती होती है। भर्तृहरि की बात करते हैं, और तो इनके द्वारा हमारे जैसे पतंजलि है, पाणिनि है, तो इनके महापुरुष के जीवनों पर हमें क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर प्राप्तुम में तुमुन प्रत्यय है, तो प्रा उपसर्ग है, आप धातु है और तुमुन प्रत्यय, ऐसे बनेगा तुमुन प्रत्यय, ठीक। और तुमुन में यहां तुम शेष बचेगा और आप यहां मिल जाएगा, तो प्राप्य ऐसे बनेगा, प्राप्य, और तुम जुड़ जाएगा तो प्राप्तुम, ऐसे बन गया, प्राप्तुम बन गया ना। महताम में महान, जनानाम में देखिए षष्ठी का बहुवचन, जीवनस्य में षष्ठी का एक वचन, जीवन चरितस्य में अनुशीलनम में द्वितीया, अनुसरणम में द्वितीया, चा माना और, कर्तव्यम में क्री धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। आगे चले बेटा, इसके बाद अगला प्रश्न है, किशोर जीवनस्य मंत्र द्वयम किम, किशोरों के जीवन के मंत्र द्वयम किम, दो मंत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। किशोर और किशोरियों के लिए किशोर अवस्था के दो मंत्र इन्होंने बतलाए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए उन्होंने एक श्लोक दिया था, उसमें दो मंत्र दिए हुए थे। पहला तो दृढ़ संकल्प और दृष्टि व्यापकता, दो दिए हुए हैं, दृढ़ संकल्प और दृष्टि व्यापकता। ये आपके श्लोक आया है जो पाठ में, उसमें दिया हुआ है, उसके नीचे आप देखेंगे तो मिल जाएगा। किशोर जीवनस्य मंत्र द्वयम, किशोरियों के जो किशोर हमारे किशोर हैं, 11 से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो किशोर जीवनस्य मंत्र द्वयम, दो मंत्र हैं। संकल्पस्य दृढ़ता, उनका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको ये कार्य करना है, और दृष्टि व्यापकता, और उनकी देखने की जो क्षमता है वो व्यापक रूप से होनी चाहिए, सब जगह सर्वत्र पूर्ण रूप से उनके अंदर एक दृष्टि व्यापकता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, इसमें षष्ठी का एक वचन, इसमें षष्ठी का एक वचन, और चा इति बराबर चेती, तो यहां पर आपकी गुण संधि हो गई है। आगे चले, आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, तो उन्होंने कहा है कि का स्तंभे, ठीक है। जो पहला स्तंभ है, मतलब पहला कॉलम, का स्तंभे दत्तानाम पदानाम समानार्थकम पदम, का स्तंभे दत्तानाम पदानाम समानार्थकम पदम, खा स्तंभे दत्तम तौ यथोचितम योजयत। अर्थात दो पार्ट दिए गए, एक का और खा, दोनों को क्या करना है, जोड़ी मिलाना है। और कैसे जोड़ी मिलाना है, जो उचित हो, समानार्थक पद है, समान अर्थ को देने वाले यहां पर पद हैं, समानार्थक पद के साथ स्तंभ खा को क्या है, यथा उचित योजयत, जो उचित हो उसी से मिलाना है। कौमारम, कौमार को जैसे इन्होंने ये कह दिया, कुमार को हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। कुमार अवस्था को क्या कहते हैं, युवावस्था, और यौवनम को हम क्या कहते हैं, युवावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, ठीक। और तदानीम दिया हुआ है, स्वच्छता दिया हुआ है, अधुना, अंतराले। तो अब इसको हमें क्या करना है, इससे मिलाना है। आप देख लीजिए इसको, ये आ गया है, देखें जरा, कुमार का किससे, किशोर अवस्था, यौवनम का युवावस्था, तदानीम तदा, स्वच्छंदता स्वैरवृत्ति, अधुना संप्रति, अंतराले मध्य। मिल गया है कि नहीं मिल गया। तो इस प्रकार से हमें इनको क्या कर लेना है, मैच कर लेना है, सही जोड़ियां हैं ये, इनको हमें मिल करना है, तो आप इनको मिला लीजिए, ठीक है, अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं। कौमार का मतलब, कुमार अवस्था का मतलब समझ रहे होंगे, 11 से 15 साल, युवा अवस्था हमारी यौवन अवस्था होती है, ठीक। और तद माने, तदानीम माने इसी समय, तदा माने यद, और स्वच्छता माने पवित्र, स्वैर वृत्ति माने स्वच्छ मन, अधुना माने इस समय, संप्रति माने भी इस समय, अंतराले माने बीच में, और मध्य माने भी बीच में। समानार्थक पद हैं ये, समान अर्थ को प्रतीत करने वाले। प्रश्न क्रमांक चौथा हमारा दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। रेखांकित सर्वनाम पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि सन्ति लिखत। रेखांकित, जो नीचे लिखे हुए हमारे प्रश्न हैं, रेखांकित सर्वनाम पदों केभ्यः माने किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, रेखांकित पद किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, संति माने लिखत, उनको लिखो। बाल्य अवस्था युवा अवस्थयोर अंतराले इच्छा स भवति, बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच सह भवति, कौन होता है, किशोर। बाल्य अवस्था मतलब बचपन, और युवावस्था माने जवान, और इन दोनों के बीच में कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था। सा शब्द किसके लिए आया है,
किशोर अवस्था के लिए। किसके लिए आया है? किशोर अवस्था। बाल्यावस्था युवावस्थयोर अंतराले चा किशोरावस्था भवति। कौन अवस्था होती है इन दोनों के बीच में? किशोर अवस्था। अब यहां देखें विद्यालय, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करूं। बाल्यावस्था में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, युवा अवस्थयो में यहां पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है षष्ठी की। अंतराले में सप्तमी का एक वचन, भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विद्यालये सामान्य शिक्षा क्रमेण ते परंपरागतम पाठमेव अनुसरन्ति। विद्यालय में सामान्य शिक्षा के क्रम से वे सभी क्या करते हैं? परंपरागत पाठों को अनुसरण करते हैं। मान के चलिए आपके स्कूल में कोई चीज पढ़ाई जा रही है, लेसन पढ़ाए जा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पीरियड लगता है। तो जैसे हिंदी वाले टीचर आए हैं तो उन्होंने हिंदी को पढ़ाया, एक लेसन पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, फिर कल आएंगे फिर दूसरा लेसन पढ़ाया, फिर कल पढ़ लिया। तो जो विद्यालय में शिक्षा चलती है हम उसका क्रमबद्धता के साथ नियम से एक एक पाठ का अनुसरण करते हैं। वही यहाँ पर उनका शिक्षा क्रम से क्या किया जाता है? ते माने वे परंपरागत रूप से अनुसरण करते हैं। कौन करते हैं विद्यालय में? तो देखिए किशोराह किशोर्यश्च। किशोर माने किशोराह माने बालक और किशोर्यश्च माने बालिकाएं, ठीक है ना। बालक और बालिकाएं ते बहुवचनांत पद है, ठीक। तो इसमें सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, इसमें प्रथमा का एक वचन, शिक्षा क्रमण में तृतीया और इसमें प्रथमा का बहुवचन। और परंपरागतम पाठम एवं अनुसरंती में भी हमारा अनुसरति अनुसरतः अनुसरंती, तो प्रथमा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। अब यहां पर जो बात की है, यहां पर ते में हमारा क्या लगा? सह तौ ते। ऐसे देखते हैं, सह तौ ते, ये बहुवचनांत रूप लगा है। तो यहां पर भी किशोरः किशोरौ किशोराः, प्रथमा का बहुवचन। किशोरियः युन्ना लगा है, किशोरी किशोरी और किशोरियाः, ठीक। किशोरी किशोरौ किशोरियौ किशोरियौ और किशोरियाः, ये हमारा लगा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा प्रथमा का बहुवचन इसके स्थान पर जोड़ दिया जाएगा। अब आगे देखें, तेषां महत्वाकांक्षां वर्धयन्ति। किसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं? देखिए तेषां किस कहां से आएगा? ते तान तई तेभ्य 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 तेषां तेषु। तो ये हमारा रूप चल रहा है बहुवचना। ते तान तई तेभ्य तेभ्य तेषां तेषु। देखें तेसाम लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, तो यहां पर भी तेसाम लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है ना। महत्वाकांक्षा, ठीक, अर्थात किसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं? वर्धयंती, वर्धयति वर्धयता वर्धयंती लगा हुआ है। तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्मवाचकी क्रिया के रूप में यहां लगा हुआ है, ठीक। किसकी बढ़ती है? तो तेसाम किशोराणाम, किशोराणाम किशोरीणाम चा। बालक और बालिकाएं, जो किशोर अवस्था के किशोर, जो हमारे 11 से 15 साल के बच्चे किशोर होते हैं और बच्चियां भी हमारी किशोरी होती हैं, उन्हीं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं किशोर अवस्था की, क्योंकि उनकी बहुत तीव्र शक्ति बढ़ती है। उस समय उनकी बौद्धिक, उनका विकास होता है ना, परिवर्तन होता है, माइंड भी उनका डेवलप होता है, शरीर भी बढ़ता है, तो उनकी इच्छाएं भी बढ़ती हैं, बहुत सारी चीजें उनको प्राप्त करने की इच्छाएं होती हैं। इसमें षष्ठी का बहुवचन, इसमें षष्ठी का बहुवचन क्यों लगा? क्योंकि यहां षष्ठी का बहुवचन इसके स्थान पर ये लग जाएगा, ठीक। आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे के बाद देखें, इसी में हमारे चौथे में दिया हुआ है, और एते च स्वपरिवारम प्रति आक्रोशम भावम प्रकटयन्ति। एते च, और ये, उन्होंने कहा और ये स्वपरिवार मतलब अपने परिवार की ओर आक्रोश भाव प्रकट करते हैं। कौन? जब अब इस समय आक्रोश भाव, अपने परिवार के प्रति आक्रोश भाव कैसे प्रकट करते हैं? इसमें उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि जब इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में बच्चों को अगर रोका जाता है, कोई भी कार्य करने से अगर उन्हें टोका जाता है कि बेटा ये कार्य नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो इस समय वह अपने परिवार के प्रति क्या करते हैं? आक्रोश भाव करते हैं, अर्थात गुस्सा होना, फालतू के और मनमुटाव करना। किशोरी और किशोर दोनों क्या होते हैं? इस समय अपने परिवार के प्रति वो आक्रोश भाव भी प्रकट करते हैं, और कभी कभी तो शिक्षकों के प्रति भी वो कर लेते हैं आक्रोश भाव। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये हमें जो रोक रहे हैं ये गलत रोक रहे हैं,
ये हमें रोकना नहीं चाहिए, हमें कार्य करना है और हमें अगर ये कार्य करेंगे तो हमें इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, वो ये जानते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम नहीं जानते हैं। इसीलिए एते लगा हुआ है प्रथमा का बहुवचन, एतद के रूप है, ध्यान रखिएगा, एतद, तो एतद के रूप चलेंगे एसह, क्या चलेगा यहां एसह, और एसह में चलेगा आपका, देखें यहां एतद के रूप चलेंगे तो कैसे चलेंगे, एसह, एतौ, एते। तो ये जो एते लगा हुआ है ये प्रथमा विभक्ति का क्या लगा हुआ है, बहुवचन रूप लगा हुआ है। और जब प्रथमा का बहुवचन लगा है तो यहां भी प्रथमा का बहुवचन, यहां भी प्रथमा का बहुवचन ही होगा। ठीक है, तो यहां पर जो लगा हुआ है प्रथमा का बहुवचन, यहां पर भी प्रथमा का बहुवचन ही हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है, आप देखेंगे इसको, इसके बाद अगला प्रश्न है, तेसाम शरीर को मनोवैज्ञानिकश्च पक्षाउपेक्षितौ स्तः। तेसाम माने किसके शरीर को मनोवैज्ञानिक रूप से, किसके शरीर और मनोवैज्ञानिकों के प्रति पक्ष दोनों पक्षों की उपेक्षिता स्तः। ठीक, तो इसमें देखें तो किसके शरीर को और मनोविज्ञान को उपेक्षित रूप से जानना चाहिए, किशोरीणाम और किशोराणाम, किशोराणाम और किशोरीणाम दोनों के यहाँ पर हमें पक्षों को अच्छे से उपेक्षित रूप से जान लेना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखोगे बेटा। आगे चलते हैं, अगला हमारा होगा प्रश्न क्रमांक 5वां दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5वें में आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या उन्होंने बतलाया है कि अधोलिखितम रेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए प्रश्न रेखांकित पद हैं, उनका क्या करना है, पदम अनुसृत, पदों का अनुसरण करके प्रश्न निर्माण करो, प्रश्नों का निर्माण करो। ठीक, और प्रश्न निर्माणम कुरुत, कुरुत में लगा हुआ है मध्यम पुरुष आज्ञार्थक मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप, और पदम अनुसरण, अनुसृत में अनुपसर्ग है, श्री धातु है तो श्रित, अनुसरण करने के अर्थ में। फिर इसके बाद दिया हुआ कृष्ण गीताया, कृष्णः गीतायाम निर्दिशति, कृष्ण कह गीतायाम निर्दिशति। तो ऐसे आप बनाएंगे तो कृष्णः कुत्र निर्दिशति, कृष्ण ने कहां निर्देश दिया है, तो कहां निर्देश दिया, गीतायाम, बन गया गीतायाम। आगे देखें, तत्र कौमारम एव किशोरावस्था कथ्यते, तत्र माने वहां, कुमार अवस्था ही किशोर अवस्था कहती है। ठीक है ना, तो कुत्र कौमारम एवं कुमार अवस्था कथ्यते, कौमार अवस्था को ही किशोर अवस्था कहते हैं। कुत्र माने कहां, कुमार अवस्था को ही किशोर अवस्था कहते हैं, तत्र वहां, तत्र माने वहां। फिर इसके बाद दिया हुआ है संप्रति एकम अपि कार्यम ताभि अलभ्यम न दृश्यते, संप्रति उस समय, हमें इस समय, एकम अपि एक भी कार्य, ताभि माने किसके द्वारा, अलभ्यम माने अप्राप्त, न दृश्यते नहीं दिखाई देता है। तो संप्रति एकम अपि कार्यम का भी बहुवचनांत पद है, ताभि की जगह का भी हो जाएगा, ये बहुवचनांत पद है। ठीक, ये रूप जो चल रहे हैं प्रश्न निर्माण के, ये किम के रूप चल रहे हैं, किसके रूप चल रहे हैं, किम। इसके रूप आप देखेंगे, ये जो कुत्र लगा हुआ है, इस सप्तमी विभक्ति के स्थान पर लगा हुआ है। ठीक, और का भी तृतीया का बहुवचन है, के कान, ठीक है, का भी, और ये स्त्रीवाची है, कह, काह, काह, का भी, ऐसे। ठीक, का भी तृतीया का बहुवचन है। आगे देखें, इसके बाद दिया हुआ है कि शिक्षा काले वर्तमान कार्यम एवं चिंतये, शिक्षा काल में, विद्यार्थी जीवन में हमें वर्तमान कार्य की चिंता करनी चाहिए। तो देखो, कस्मिन वर्तमान कार्यम एवं चिंतये, शिक्षा काले, विद्यार्थी कब हमें, देखिए किस समय में वर्तमान काल की हमें चिंता करनी चाहिए, विद्यार्थी जीवन में, शिक्षा काल में। विद्यार्थी जीवन माने शिक्षा ग्रहण करने के समय हमें वर्तमान काल की चिंता करनी चाहिए। किशोरैः स्वकीयम मूलम साधनम जातम न विस्मरणीयम, किशोरैः स्वकीयम मूलम साधनम जातम न विस्मरणीयम, किशोरों को
किशोरों के द्वारा अपने स्वयं के मूल साधनों को नहीं भूलना चाहिए। तो देखें यहां कई ही किशोरई ही तृतीया का बहुवचन, तो यहां तृतीया का बहुवचन, कई ही स्वकीयम मूलम साधनम जातम न विस्मरणीयम। हमें किससे हमें अपने स्वयं के मूल साधनों को नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, अधोलिखिता नाम अव्यय पदानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे लिखे हुए अव्यय पदों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये कह रहे हैं कि नीचे लिखे हुए जो हमारे अव्यय पद है, ये वाले जो अव्यय पद हैं, इनकी सहायता से इनको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ठीक, अब यहां पर देखें, सहायतया तृतीय विभक्ति पदानाम षष्ठी का बहुवचन, और अधोलिखिता नाम षष्ठी का बहुवचन, रिक्त स्थानानि प्रथमा का पूर्यत, प्रथमा का बहुवचन, और पूर्यत में आपका लोट लकार ही लगा हुआ है। देखें यहां बाल लक्षणम कहा परुस्ताम प्राप्नोति शनै शनै। बाल लक्षणम, बालक के लक्षण धीरे धीरे कठोरता को प्राप्त होते हैं। परुषताम प्राप्नोति, धीरे धीरे क्या करते हैं, कठोर होते हैं। बच्चों की धीरे धीरे उनके अंदर की जो मनोभावना है वो दृढ़ कठोर होती जाती है। किशोरियोपि स्वाभिलाषस्य पूरयितुम खाली स्थान क्षमा संति अधुना। ठीक, किशोरों को भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस समय क्या करना चाहिए, क्षमा संति, मतलब परिश्रम करना चाहिए। शिक्षका भी अभिभावकश्च और मध्य खाली स्थान संवादः अनिवार्य, यदा कदा संवादः अनिवार्य। यदा कदा, इनमें जब कभी ना कभी दोनों में क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, अभिभावक और शिक्षक के, टीचर और पेरेंट्स के बीच में जब कब थोड़ा बहुत संवाद होना चाहिए। बच्चों के बीच में जो बातें होती हैं उनको समझना चाहिए। एक रूपता जीवने खाली स्थान तिष्ठति, एक रूपता। देखिए अब यहां पर अधुना निकल गया है, यदा कदा निकल गया है, ठीक है। अब यहां पर शनै शनै भी निकल गया है, ध्यान से देखें, शनै शनै भी निकल गया है। ठीक, अब आगे देखें, इसमें आ जाएगा एक रूपता जीवने सदा न तिष्ठति। जीवन हमारा एक रूप में हमेशा विद्यमान नहीं रहता है, परिवर्तनशील रहता है। जीवन हमेशा कैसा रहता है, परिवर्तनशील रहता है। इसीलिए जीवने सदा क्या है, एक रूपता जीवने सदा न तिष्ठति। फिर इसके बाद दिया है किशोराणाम सह खाली स्थान कथा वर्तते। किशोरों की हमेशा जो सदा होती है, देखिए किशोरों में जो सदा होती है क्या होती है, वह कथा वर्तते। देखें अब सदा निकल गया है, चा एव यदा कदा, तो क्या हो जाएगा, एव आ गया ना। ठीक, अब इसमें शनै शनै आ गया है, इसमें अधुना आ गया है, इसमें यदा कदा आ गया है, इसमें सदा आ गया है, और इसमें एव आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें जैसे इन्होंने देखिए यहां पर दिया शिक्षका भी, क्या दिया है यहां, शिक्षका भी में जैसे यहां देखा तो यहां तृतीया का बहुवचन हो गया है। ठीक, और भावकयोर मध्य, अभिभावकयोर मध्य, अभिभावकयोर शिक्षक और अभिभावक, यहां दीर्घ संधि भी हो गई है, और अभी जी लिखा ना अभिभावकयोः, तो यहां षष्ठी का द्विवचन भी हमारा रूप हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे, मध्य में अगर पूरे शब्द में देखा जाए तो यहाँ हमारा सप्तमी का बहुवचन हो गया, वो सप्तमी का एक वचन। मध्य में शिक्षक और मध्य के अभिभावक के बीच में जब कब संवाद अनिवार्य, मतलब अनिवार्य है, निश्चित है। ठीक, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। अगला हमारा होगा, आगे देख लीजिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 7वां, संधि विच्छेदम वाक्कुरुत। देखिए यहां पर शब्द दिए हुए हैं, उनके संधि विच्छेद करके उनको जोड़ना है। तो कैसे इनसे पद बनेगा वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक, प्रकृति है नियमा दिया हुआ है, तो प्रकृतिर नियम क्या बनेगा, प्रकृतिर नियम, ये दिया हुआ है, प्रकृति नियम। अब आप लोग कहेंगे कि ये देखें, दूसरा दिया हुआ है सा प्लस एव सैव, फिर इसके बाद तावत प्लस मार्दवम, तो यहां दिया हुआ है तावद मार्दवम। फिर इसके बाद किशोरैः भवितव्यम, तो किशोरैः भवितव्यम। पक्षौ उपेक्षिता, तो पक्षाव उपेक्षितौ। और फिर दिया है सोद्देश्यम साधन उद्देश्यम दिया है। अब मैं आपको इसमें संधियां बता दे रहा हूं। इसमें आपकी चलेगी विसर्ग संधि, इसमें कौन सी होगी,
विसर्ग कैसे, देखिए ये लिखा हुआ है प्रकृति ही प्लस नियम। जल्दी से बता रहा हूं बेटा, ध्यान रख लेना। ठीक, तो विसर्ग के स्थान पर आप रा करोगे तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा रा, हो गया, और नियम आपका ज्यों का त्यों रहेगा, हो गया। अब इसको रा को ले जाएंगे ना के ऊपर, तो ये बनेगा आपका प्राकृतिर नियमः, प्राकृतिर नियमः। इसमें विसर्ग संधि हो गई। अब इसके आगे दूसरी देखेंगे, दूसरा दिया हुआ है सैव, तो साधन एव, देखें सा प्लस एव दिया हुआ है, तो यहां आपकी चलेगी वृद्धि संधि। इसका बड़ा आ ले लीजिए और इसका ए ले लीजिए, दोनों के जब आमने सामने होते हैं तो आई बनता है। आई कौन सी संधि में होता है, वृद्धि संधि में होता है, वृद्धि संधि। सूत्र होगा इसका वृद्धि राधैच, कौन सा रूप सूत्र होगा, वृद्धि राधैच, वृद्धि राधैच, हो गया। अब यहां पर शब्द बनेगा तो ये बनेगा हमारा शैव, शैव। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, इसमें आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक, आगे देखें, अगला दिया हुआ तावत मार्दवम, तो देखें तावत प्लस आर्दवम, मार्दवम, ये दिया हुआ है मार्दवम। अब यहां पर कुछ नहीं है, यहां होगी आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन के अंतर्गत आती है जस्तु संधि। कौन सी, जसत्व संधि। ये जस्तु संधि हो जाएगी तो झलाम जसी के आधार पर ये ता वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करेगा, तो यहां बन जाएगा तावद, ता था दा हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका मार्दवम। क्या होगा, मार्दवम। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तावद मार्दवम बनेगा, ये बन जाएगा तावद मार्दवम बन जाएगा। फिर इसके बाद यहां आपकी व्यंजन संधि हो गई। व्यंजन संधि के बाद दिया हुआ है किशोरैः भवितव्यम, तो यहां फिर आपकी विसर्ग संधि आ गई है, किशोरैः प्लस भवितव्यम। देखिए भवितव्यम, विसर्ग के स्थान पर फिर से आप पुनः कर दीजिए, रा करेंगे, किशोरैः रा भवितव्यम, भवितव्यम दिया हुआ है। अब रा को ले जाइए भा के ऊपर, किशोरैः भवितव्यम, किशोरैर् भवितव्यम बन गया। देखिए यहां बना कि नहीं बना, तो इसमें विसर्ग संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है पक्षौ उपेक्षितौ, तो इसमें आपकी हो जाएगी अयादि संधि। देखें, पक्षौ प्लस उपेक्षितौ, उपेक्षितौ दिया हुआ है। इसमें से आप औ को ले लीजिए और यहां आपका रहेगा उपेक्षितौ। ठीक, यहां पर आपका पक्ष बच जाएगा, क्या बचेगा, पक्ष। ठीक, लेकिन यहां लगेगी आपकी अयादि संधि, कौन सी, अयादि। अयादि संधि है। अब अयादि संधि आपको क्या देती है, कौन से सूत्र से, एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा सूत्र से ए को देखो, ए को होगा आय, ओ को होगा ए को आए, ओ को आओ, आई को आए, और औ को आओ, औ को आओ। तो यहां पर देखें क्या है, औ है ना, देखो ये औ दिया हुआ है यहां औ, तो औ को क्या हो जाएगा, आओ। पक्ष आपका ज्यों का त्यों, उपेक्षितौ, उपेक्षितौ दिया हुआ है। इसको मिलाएंगे तो पक्षा क्या होगा, पक्षा वा उ आ जाएगा, उपेक्षितौ दिया हुआ है, पक्षौ
पक्षा उपेक्षित, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? अयादि संधि हो जाएगी और एचो अवयवः सूत्र इसमें लग जाएगा। आगे देखेंगे, अगला जो होगा हमारा सोद्देश्यम। देखें, सोद्देश्यताम सा प्लस उद्देश्यताम। देखें, इसका आ ले लेंगे और इसका ऊ ले लेंगे, आ और ऊ को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। तो ठीक, यहां कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। यहां गुण संधि होगी और आद गुणः सूत्र रहेगा। कौन सा सूत्र? आद गुणः। यहां पर शा में ओ की मात्रा लग जाएगी, सोद्देश्यम, उद्देश्यताम, सोद्देश्यताम। कौन सी संधि? गुण संधि, आद गुणः सूत्र और आपका साधन उद्देश्यताम। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका रहेगा कृष्णोह गीतायाम, तो कृष्ण प्लस गीतायाम। देखो, विसर्ग संधि है, कुछ नहीं, यहां विसर्ग के स्थान पर आपका रो हो जाएगा और कृष्णोह गीतायाम हो जाएगा। ठीक, विसर्ग की संधि, विसर्ग के अंतर्गत एक उत्त संधि आती है, यहां पर उत्त संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ जीवने अवस्था त्रयम, तो जीवने अवस्था त्रयम, यहां पर आपका शब्द बनेगा जीवने, जीवने अवस्था त्रयम, ऐसे बनेगा। यहां पूर्व रूप संधि होगी आपकी। कौन सी संधि होगी? यहां पूर्व रूप संधि। देखें, ये लिखा हुआ है आ आपका, यहां देखें ये आ गया ना आ, जैसे यहां पर मैंने दिया ना ये अवस्था, तो यहां आपका पूर्व रूप अवस्था आ ऐसे हो जाएगा और मिल जाएगा। ठीक, अवग्रह के रूप में होगा, खंडाकार आ के रूप में, तो यहां आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि। और सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, एंगः पदान्तः, एंगः पदान्तादति, ये आपका सूत्र हो जाएगा यहां। ठीक, तो यहां पूर्व रूप संधि आपकी काम करेगी। फिर इसके बाद किशोरियः अपि, तो किशोरियश्चपि। देखें, किशोरियश्चपि, किशोरिया अपि, तो यहां हो गया, देखें विसर्ग किशोरियोपि हो गया ना, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है तो विसर्ग संधि और आ ऐसे हो गया, आ आपका अवग्रह के रूप में आ जाएगा। देखें ऐसे, जैसे ये लिखा हुआ है किशोरियः प्लस अपि दिया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर आप ओ करेंगे तो ओ कैसे हो जाएगा? किशोरियो, ऐसे हो जाएगा। आ आएगा आपका अवग्रह के रूप में और यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, विसर्ग संधि, विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि, जैसे अभी कृष्ण गीतायाम में उत्त संधि की थी वैसे इसमें। फिर लिखा है किशोरियश्च, तो इसमें आपका संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? किशोरियः, किशोरियः प्लस च बराबर किशोरियश्च, यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, किशोरियश्च प्लस च, देखें विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर यहां सा हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा? सा, और चा आकर के मिल जाएगा तो बन जाएगा किशोरियश्च, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां है हमारा। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया हुआ है कि उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदानि लिखत, उदाहरण का अनुसरण करके समस्त पद को क्या करना है? लिखना है। ठीक, समस्त पद का मतलब होता है यहाँ समास दिए गए हैं, समस्त पद जो इनका विग्रह करके दिया गया है उसमें हमें समास लिखना है। जैसे पदानी, समस्त पदानी, और समासान, समास नाम, पहले पद फिर समस्त पद फिर समास का नाम, ऐसे दिया हुआ है। तो एका चासौ रूपता, एक रूपता कर्मधारय समास, जैसे ये दिया हुआ है ऐसे दिया है सारा। अब इसको जोड़ जोड़ करके लिखना, एका चासौ रूपता, एक रूपता, इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर लिखा है किशोराणाम अवस्था, किशोरावस्था षष्ठी तत्पुरुष समास, किशोराणाम अवस्था, किशोरावस्था षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसे आपको समासों को मिलाना है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और किशोराणाम अवस्था, किशोरावस्था षष्ठी तत्पुरुष। परंपरयः आगतः, ठीक, तो परंपरागतम, परंपरयः आगतम, परंपरागतम तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक, परंपरा से,
आगत, परंपरागत में आए। और दत्त अवधानम यई, दत्तावधानम, बहुब्रीहि समास, दत्तावधाना आ गया ना, दत्तम अवधानम यई दत्तावधाना, बहुब्रीहि समास हो गया। और शासनस्य पश्चात, शासनस्य पश्चात अनुशासनम अव्ययीभाव समास, शासनस्य पश्चात, और जहां पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ अभावः शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व पद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु आते हैं, वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। प्रागतम आरब्धम, प्रागतम आरब्धम, तो यहां क्या हो जाएगा, प्रारब्धम। और जो शुरू किया गया हो तो प्रादि, प्रारंभ में जो शुरू किया गया हो तो यहां प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ना प्रियम अप्रियम, नहीं तत्पुरुष समास, ना प्रियम अप्रियम, जो प्रिय नहीं है उस वो अप्रिय कहलाएगा, तो इसमें नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये हमारा तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। ठीक, चलें आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दिया हुआ, उदाहरणम अनुसृत्तो, उदाहरण का अनुसरण करके कृदंत पदेषु धातु प्रत्ययम च पृथक पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण का एक बार अनुसरण करो और कृदंत पदे, जो हमारी कृदंत प्रत्यय दिए हुए हैं, धातु प्रत्यय हो, कृदंत पद हैं, उनके धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। धातु कैसी होगी, जिनमें ये आपका लगा होगा वो धातु होंगी, जो पीछे जुड़ा होगा वो प्रत्यय होगा, और आगे जो होगा वो आपका उपसर्ग कहलाएगा। जैसे यहाँ धातुवाह लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये धातु है, ये आपका उपसर्ग है, ये भी धातु नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। आगे जुड़ने वाला उपसर्ग होता है, पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय, और बीच में मध्यस्थ में होता है वो हमारा मूल प्रकृति कहलाती है। जैसे पहला शब्द है उपेक्षिता, तो उप उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, कित प्रत्यय है। ठीक, उप उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, कित प्रत्यय। जैसे अनिवार्य, अनिवार्य में अन उपसर्ग है, वार हमारी धातु है, और इणत प्रत्यय। ठीक, इसके बाद कर्तव्यम में क्री धातु है और तब्यत प्रत्यय है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक, आगे देखें पूर्व इतुम, पूर्व इतुम में देखें पूर्व धातु है, तुमुन प्रत्यय है, इसके अलावा इसमें भी उपसर्ग नहीं है, ये भी आपका ब्लैंक छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया। ठीक, तो ये खाली छोड़ने का मतलब यही है कि आप उपसर्गों को अलग से जान जाओ और प्रत्ययों को अलग से जान जाओ और धातुओं को अलग से। ये आपकी सारी धातुएं हैं और ये आपके सारे प्रत्यय हैं। ठीक, बस प्रत्यय में आपको ध्यान क्या रखना है कि कित प्रत्यय में आपका शेष रहता है ता, और इसमें भी ता, इणत प्रत्यय में केवल या, और तब्यत प्रत्यय में तब्य शेष रहेगा, और तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहेगा। इतना बस ध्यान रखना है, सीधे सीधे आपके बन जाएंगे। इसके अंदर में आपको इसलिए लेके नहीं जा रहा हूं बेटा, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा, केवल इतना ही पूछा जाएगा सीधा सीधा। ठीक, क्योंकि सिलेबस से आपके बाहर नहीं जाएगा। बस जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या शेष बचता है, तब जाकर के आप उसको बना पाएंगे। आगे देखें, और दिया हुआ है दृश्यमानम, दृश्यमानम में देखो दृश्य धातु है, सानच प्रत्यय, इसमें उपसर्ग कोई नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है जातम, जातम में देखें जन धातु है आपकी और कित प्रत्यय है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। अवधेयाह में देखें अव उपसर्ग है, धा धातु है, यत प्रत्यय लगा हुआ है। और काम्यम में देख ले, काम्यम में काम धातु है, इणत प्रत्यय है, इसमें भी कोई आपका उपसर्ग नहीं है। जहां उपसर्ग नहीं है वहां पर आपको देखो डैश लगा दिया मैंने, वहां बिल्कुल खाली छोड़ा है। सानच प्रत्यय में आपका देखिए आन शेष बचेगा, आन शेष बचेगा, और आन का मान हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। कित प्रत्यय में आपका ता शेष रहेगा, यत प्रत्यय में आपका अचो यत, तो या शेष रहेगा, और इणत प्रत्यय में भी या शेष रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आपके ये आपकी प्रकृति और प्रत्यय को हम लोग क्या कर लेंगे, पृथक पृथक कर लेंगे, अलग कर लेंगे। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना। प्रश्न क्रमांक 10वां दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखें। अधोलिखित श्लोकांशस्य भावार्थम लिखत। ठीक, अधोलिखित नीचे लिखे हुए श्लोकों के भावार्थ को लिखो। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या और यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा। अगर उन्होंने ये कहा है कि परिश्रम करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और उसके बाद भी अगर हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें किसका दोष,
इसका आपको अर्थ मैंने बताया है। देखें, आत्मशक्ति के द्वारा भाग्य को छोड़कर परिश्रम करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता प्राप्ति नहीं होती है तो देखना चाहिए कि यहाँ प्रयत्नों में क्या और कहाँ पर दोष हुआ है, हमारा कौन सी गलती हो गई है। ठीक है, आगे चलें। अर्थ देखिए, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो इस पे ज़्यादा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी बेटा, ध्यान से देखिएगा। और आगे मैं बहुत जल्द अगला पार्ट आपके लिए लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपके इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रह गए हैं, तो उनको भी हम करवा देंगे, MCQ जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद बहुत जल्द हम अगले पार्ट पर पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग सजग होकर के, तैयार होकर के अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, चाहे आपका CBSE इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप CBSE हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप UP बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या MP बोर्ड से कहीं से भी हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, अर्थात निःशुल्क शिक्षा, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को दे रहा है। दोनों माध्यम से, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के समस्त कोर्सेज आप लोगों को पूर्ण रूप से, वो भी सीक्वेंस के साथ, बोलिए क्रमबद्धता के साथ आप लोगों को देता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन अर्थात उच्च गुणवत्ता के साथ, और योग्य शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर अध्ययन कराया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मैं बस आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि परीक्षा हमारी धीरे धीरे नजदीक आ रही है, ज़्यादा समय हमारे लिए नहीं है, तो पता नहीं चलेगा 2 से ढाई महीने 3 महीने हमारे कब गुजर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप लोग जल्द से जल्द अच्छे नंबर लाने के लिए नोट्सों का यहाँ से जल्दी से आप प्राप्त कर लें। नोट्सों को यहाँ से प्राप्त करने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि हमारे नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दी हुई है, उस पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।